नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसके राइटर है डेविड जे श्वार्ट्ज। इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता उसकी सोच पर डिपेंड होती है। सफलता के लिए हमेशा पॉजिटिव और बड़ी सोच रखनी पड़ती है। इस किताब में आपको दर्जनों व्यावहारिक विचार, तकनीकी और सिद्धांत मिलेंगे। इन सिद्धांतों से आप बड़ी सोच की जादुई शक्ति का पता कर पाएंगे और बड़ी सोच की जादुई शक्ति का पता लगाकर मनचाही सफलता, सुख और संतोष हासिल कर सकते हैं। हर तरीके को अच्छी तरह से समझने के लिए असली जिंदगी के उदाहरण भी दिए गए हैं। आप समझेंगे कि आपको बड़ी सोच के लिए क्या करना है। आज इस किताब में सीखेंगे इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उपयोग करके समस्याओं से कैसे निपटा जाए। यह किताब आपको यह भी बताएगी कि सफलता पाने के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते चैप्टर की ओर। चैप्टर 1, विश्वास करें आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। सफलता यानी बहुत ही अद्भुत और अच्छी चीजें हैं। मतलब है शानदार घर, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन, अपने बच्चों व परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना, अपने बिजनेस में और अपने सामाजिक जीवन में सम्मान पाना। सफलता का मतलब है चिंताओं, डर, कुंठाओं और असफलता से आजादी। आज हर इंसान सफलता चाहता है। हर इंसान चाहता है कि उसे जिंदगी का हर सुख मिले। आज कोई भी घिसी पीटी और औसत जिंदगी नहीं जीना चाहता। कोई भी सेकंड क्लास नहीं रहना चाहता। विश्वास करें कि आप पहाड़ हिला सकते हैं और आप वाकई ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सफलता पर विश्वास हो तो इस विश्वास के सहारे आप सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को विश्वास होता है वह काम कर लेगा। उसे हमेशा उस काम को करने का तरीका भी पता चल जाएगा। आपका दृढ़ विश्वास आपके मस्तिष्क को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तरीके और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे व्यक्ति भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। विश्वास ही वह थर्मामीटर है जो हमारी उपलब्धियों को नियमित करता है। आपने आप में विश्वास करें और आपके साथ अच्छी घटनाएं होने लगेगी। आपका दिमाग विचारों की फैक्ट्री है। इसमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं और चले जाते हैं। आपके दिमाग में हमेशा 2 फोरमैन होते हैं। एक का नाम मिस्टर विजय और दूसरे का नाम मिस्टर पराजय है। मिस्टर विजय पॉजिटिव विचारों की देखरेख करता है और मिस्टर पराजय नेगेटिव विचारों की देखरेख करता है। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय दोनों बहुत ही आज्ञाकारी है। वे तुरंत आपकी बात पर ध्यान देते हैं। आप जिसको जितना काम देंगे वही ज्यादा मेहनत करेगा। अगर आपके मन में पॉजिटिव विचार आता है तो मिस्टर विजय आगे आ जाते हैं और निगेटिव विचार आता है तो मिस्टर पराजय आगे आ जाता है। इनको एक उदाहरण से समझते हैं कि दोनों फोरमैन कैसे काम करते हैं। आज आप अपने आप से कहें कि आज का दिन बहुत ही बेकार है, बहुत ही बुरा दिन है। इस विचार से मिस्टर पराजय हरकत में आ जाएंगे और आपको सही साबित करने के लिए कई तथ्यों का उत्पादन कर देंगे। आपसे कहेगा कि मौसम ज्यादा गर्म है या ठंडा है, आज बिजनेस बुरा रहेगा, आपका बॉस भी किसी बात पर झगड़ा कर सकता है, आपकी पत्नी भी झगड़ा कर सकती है और आप बीमार भी पड़ सकते हैं। यहां मिस्टर पराजय बहुत ही सक्षम है। आपको कुछ मिनट में ही पूरा विश्वास दिला देता है कि सच में ही आज बहुत बुरा दिन है और आपका दिन सचमुच में ही बुरा साबित होता है। दूसरी तरफ आप सोचे कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है, तो इस विचार से तुरंत मिस्टर विजय हरकत में आ जाएंगे और आपसे बताता है कि आज का दिन शानदार है, बहुत सुंदर है और आप जो भी काम करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और आप उससे निश्चित ही सफल होंगे और सच में ही आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। और आप इन दोनों फोरमैन को जितना ज्यादा काम देंगे वह उतना ही ताकतवर होता चला जाएगा। अगर आपने मिस्टर पराजय को ज्यादा काम दिया तो अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा देगा और आपके दिमाग में ज्यादा कब्जा कर लेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वह आपके दिमाग के विचारों का पूरा उत्पादन अपने हाथ में ले लेगा और उसके बाद आपकी मानसिकता पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएगी। अगर आपको सफल होना है, मिस्टर पराजय को तत्काल नौकरी से निकाल दो, क्योंकि जहां आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने में मिस्टर पराजय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बल्कि नेगेटिव करके आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए भलाई इसमें है कि तुरंत मिस्टर पराजय को आपके मन से बाहर निकाल दें और पूरे समय मिस्टर विजय से ही काम ले। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आते हैं तो मिस्टर विजय को ही वह काम सौंप दे
आपको बता देंगे कि आप किस तरह सफल हो सकते हैं। खुद पर विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। विश्वास की शक्ति को विकसित कैसे करें? विश्वास की शक्ति को प्राप्त करने और खुद पर विश्वास करने के 3 उपाय। 1. सफलता की बातें सोचे, असफलता की बातें ना सोचे। जब आपके पास कोई स्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा, यह ना सोचे कि शायद मैं हार जाऊंगा। आप किसी से भी प्रतियोगिता करें तो हमेशा यही सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यह न सोचे कि उसके जितना योग्य नहीं हूं। जब अवसर नजर आए तो सोचे मैं कर सकता हूं, यह न सोचे कि मैं नहीं कर सकता। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचने लगता है जिससे आपको असफलता हाथ लगती है। 2. अपने आप को याद दिलाए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर टैलेंटेड का होना जरूरी नहीं होता। सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति की भी जरूरत नहीं होती है, और सफलता का भाग्य से भी कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग भी साधारण ही लोग होते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप पर विश्वास होता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझते और कभी भी खुद को सस्ते में नहीं बेचते। 3. बड़ी सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, यह आपके विश्वास के आकार से तय होता है। अगर आपके लक्ष्य छोटे हैं तो आपकी उपलब्धि भी छोटी ही होगी। एक बात याद रखना, विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से अच्छे होते हैं। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, आप हमेशा पॉजिटिव रहें और बड़ा सोचें, नेगेटिव और छोटा ना सोचें, और आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके जीवन में होता चला जाएगा। इसलिए हमेशा सफलता के लिए पॉजिटिव सोचें और बड़ा सोचें और खुद पर विश्वास करें। आपका जितना मजबूत विश्वास होगा उतने ही ज्यादा आप सफल होंगे। चैप्टर 2, बहाना साइटिस बीमारी का इलाज कराएं। असफल लोगों में एक भयानक बीमारी होती है। इस बीमारी को बहाना साइटिस नाम दिया गया है, अर्थात किसी काम में बहाना बनाना। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत ही विकसित अवस्था में पाई जाती है। यह बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी बहाने नहीं बनाते, जबकि असफलता के ढलान पर लगातार फिसलने वाले व्यक्ति लगातार बहाने बनाते हैं। आप अपने आसपास देखें कि जो व्यक्ति जितना सफल होगा उतने ही कम बहाने बनाता है, लेकिन जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उनके पास बहुत बहाने होते हैं। उनके पास कोई योजना नहीं होती है। असफल व्यक्ति जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकते हैं, परंतु वो बहाने नहीं बनाते। किसी भी बीमारी की तरह, अगर बहाने वाली बीमारी का समय पर इलाज नहीं होता है तो यह बीमारी हालत बिगाड़ देती है। जो व्यक्ति इस बीमारी से पीड़ित होता है वह ऐसा सोचता है, मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूं? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, या ज्यादा उम्र या कम उम्र, या व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह उसे कसकर पकड़ लेता है, और फिर वह उस बहाने के सारे ही लोगों को और खुद को यह समझाता है कि जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, और व्यक्ति हर बार यही बहाना बनाते हैं, और बहाने उसके अवचेतन मन में और गहराई तक चला जाता है, और वह बार बार इस बहाने को ही दोहराता रहता है। और जिस विचार को व्यक्ति बार बार दोहराता है वह और मजबूत होता चला जाता है। शुरुआत में तो उस व्यक्ति को भी पता होता है कि वह झूठा बहाना बना रहा है, लेकिन वह जितनी बार उस बहाने को दोहराता है उतना ही उसे सच लगने लगता है, और यही उसकी असफलता का प्रमुख कारण है। ज्यादातर लोग यह 4 बहाने बनाते हैं। नंबर 1, सेहत का बहाना। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। लाखों करोड़ों लोग इस बहाने से पीड़ित हैं। एक पल के लिए सोचे कि सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते हैं, परंतु उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। ज्यादातर डॉक्टर बताते हैं कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता। हर व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है। कई लोग काफी हद तक इस बहाने वाली बीमारी के सामने घुटने टेक देते हैं, लेकिन सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। डॉक्टर सिंड्रेला की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 पेज ए ईयर में डॉक्टर ने इस पुस्तक में बताया कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती ही नहीं। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक विचार होता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते।
सेहत के बहाने से बचने के 4 तरीके। 1. अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी भी बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाती है, चाहे वह नॉर्मल सी सर्दी जुकाम ही क्यों ना हो। बुरी सेहत के बारे में बात करने का मतलब है कांटों को खाद पानी देना। अपनी सेहत का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति मिल सकती है, बाकी कुछ नहीं। याद रखना, जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसको कभी किसी का सम्मान, आधार या वफादारी नहीं मिल सकती। 2. अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दे। डॉक्टर अल्वरेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमरिट्स कंसल्टेंट है। उन्होंने कहा है कि कभी भी कोई भी अपनी बीमारी के बारे में फिजूल की चिंता ना करें। कई बार डॉक्टर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति कई बार टेस्ट कराता है क्योंकि उसके मन का वहम होता है। सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले लोगों को बार बार ये करते देखा है, और यह सबसे गलत है। ऐसा कभी नहीं करें। 3. अपनी सेहत जैसी भी है, उसके लिए आप जिस भी भगवान को मानते हैं, उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूते को लेकर दुखी हो रहा था, लेकिन जब मैं बिना पैर वाले व्यक्ति को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं थी। अगर आप ऊपर वाले का धन्यवाद करेंगे तो आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। 4. अपने आप को यह याद दिलाए कि जंग लगने से बेहतर है कि घिस जाना। आपको जीवन मिला है, आनंद लेने के लिए इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के बजाय आप चिंता ही करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। नंबर 2. बुद्धि का बहाना या नॉलेज का बहाना। मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है, यह बहाना बहुत ही लोकप्रिय है। यह बहाना अपने आसपास 95% लोगों में मौजूद रहता है। इस बहाने को लेकर ज्यादातर लोग दूसरों के सामने तो नहीं बोलते बेइज्जती के कारण, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा फील करते हैं कि मुझे कम नॉलेज है। ज्यादातर लोग 2 मूलभूत गलतियां करते हैं। हम अपनी खुद की बुद्धि को कम मानते हैं और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को हमेशा ज्यादा मानते हैं। अगर किसी 100 IQ वाले किसी व्यक्ति का विचार सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है, तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ 120 है, परंतु जिसका सोचने का तरीका नकारात्मक, निराशावादी और सहयोगात्मक है। आलसी बुद्धि किस काम की? लगातार काम करने वाले व्यक्ति बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है। लगातार काम करने की क्षमता का या योग्यता 95% ज्यादा होती है। आपकी बुद्धि से ज्यादा जरूरी है आपकी सोच और आपका नजरिया, जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखाते हैं। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि हमें अपने दिमाग के तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने दिमाग से सही और अच्छा सोचें। बुद्धि या कम नॉलेज के बहाने के इलाज के 3 कारण। 1. अपनी खुद की बुद्धि को कभी भी कम ना माने। अपनी सेवाओं को सस्ते में ना बेचें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। 2. अपने आप को बार बार याद दिलाएं, मेरी बुद्धि से ज्यादा जरूरी है मेरा नजरिया। हमेशा सकारात्मक नजरिया का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने की बजाय काम को करने के तरीके खोजें। अपने आप में जीत रहा हूं का रवैया विकसित करें। 3. याद रखें, तथ्यों को रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान आपकी सोचने की योग्यता होती है। अपने दिमाग को सकारात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। नंबर 3. उम्र का बहाना। इसमें ज्यादातर लोग या तो मेरी उम्र कम है या मेरी उम्र ज्यादा है का बहाना बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वह किसी काम को करने की कोशिश ही नहीं करते। उम्र के बहाने में सबसे लोकप्रिय है मेरी उम्र ज्यादा है। 40 की उम्र के बाद लोगों की जिंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती है? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं कि वह सच्चे तथ्य है, बल्कि इसलिए क्योंकि बहाना ढूंढने वाले लोग इसी तरीके के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरीके के ही लेख पढ़ना चाहते हैं। उम्र के बहाने के इलाज के 3 तरीके। ज्यादा उम्र का बहाना असफलता देने वाली बीमारी है, इसे हराएं वरना यह आपको हरा देगी। 1. अपनी वर्तमान उम्र के बारे में सकारात्मक सोचे। यह सोचे अभी भी युवा हूं, यह ना सोचे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं। नए लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते रहें। ऐसा करेंगे तो आप में मानसिक उत्साह आ जाएगा और आप अधिक युवा भी दिखने लगेंगे। 2. हिसाब लगाएं कि आपके पास कितना रचनात्मक टाइम बचा है। याद रखें, 30 साल के व्यक्ति के पास 50% रचनात्मक समय है
और 50 साल की उम्र के व्यक्ति के पास 40% रचनात्मक समय है। ज्यादातर लोग जितना सोचते हैं जिंदगी दरअसल में उससे लंबी होती है। 3. भविष्य में वह काम करें जो सचमुच आप करना चाहते हैं। जब आप अपने दिमाग को नकारात्मक कर लेते हैं और सोचते हैं अब तो समय निकल चुका है, तभी आपके हाथ से समय निकलता है। यह सोचना छोड़ दे मुझे यह काम सालों पहले शुरू कर देना चाहिए था, यह असफलता की सोच है। इसके वजह यह सोचे कि मैं अब शुरू करने जा रहा हूं, अभी मेरा सर्वश्रेष्ठ वर्ष बाकी है। सफल लोग इसी तरीके से सोचते हैं। नंबर 4. मेरी तो किस्मत ही खराब है का बहाना। हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है, कोई भी चीज बिना कारण नहीं होती। अगर किस्मत ही यह तय करे कि कौन व्यक्ति मैनेजर बनेगा और कौन व्यक्ति चपरासी, तो इस देश का हर बिजनेसमैन चौपट हो जाएगा। हम यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किस्मत के सहारे हम जनरल मोटर्स को एक बार फिर से पुनर्गठित करें, इस काम के लिए हम एक बक्से में सभी कर्मचारियों के नाम की पर्ची डाल दें और पर्ची उठाने पर जिसके नाम की पहली पर्ची खुलेगी उसे ही हम कंपनी का प्रेसिडेंट बना देंगे, दूसरे नाम वाले को कंपनी का वाइस रेसिडेंट बना देंगे और इसी प्रकार से हम नीचे तक आते हैं। तो क्या कंपनी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। किस्मत भी जब काम करती है जब हम मेहनत करते हैं। किस्मत के बहाने का 2 तरीके से इलाज है। 1. कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो उसे जरा गौर से देखें। जिसे आप पहली नजर में खुशकिस्मत मानते थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नजरिए का परिणाम है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की बदकिस्मती को देखेंगे तो उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। 2. कभी भी झूठे सपने ना देखे। कोई भी व्यक्ति आज तक बिना कुछ करें या बिना मेहनत किए सफल नहीं होता। अपनी ऊर्जा को बिना मेहनत के सफल होने वाले सपनों में खराब ना करें। प्रमोशन, जीत और जीवन की अच्छी चीजों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से यह चीज नहीं मिला करती। इसके बजाय आप अपने आप में ऐसा गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाए। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में असफल लोग लगातार बहाने बनाते हैं और सफल लोग बहाने नहीं बनाते। वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करके लगातार मेहनत करते हैं। बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। बहाना बनाकर इंसान थोड़ी देर के लिए लोगों की सहानुभूति ले सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद लोग उस पर विश्वास नहीं करते और खुद का आत्मविश्वास कम कर लेते हैं। इसलिए बहाने न बनाकर काम टालने की आदत ना डालें, काम को करने की आदत डालें। सफल होने के लिए रंग रूप, उम्र में छोटा या बड़ा, बीमार या स्वस्थ, किस्मत अच्छी है या बुरी है, नॉलेज कम है या ज्यादा है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। सफलता के लिए सिर्फ खुद पर विश्वास, सकारात्मक और बड़ी सोच और ना हार मानने वाला नजरिया और लगातार मेहनत से कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें और लगातार मेहनत करते रहें। एक दिन सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। चैप्टर 3. विश्वास जगाएं, डर भगाएं। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझते हैं कि यह तुम्हारा मन का वहम होता है, चिंता मत करो, डर वर कुछ नहीं होता। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटे का आराम तो मिल सकता है, पर डर का इलाज नहीं होता। डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि डर का अस्तित्व होता है। डर असली होता है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन होता है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर करता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलने लगते हैं तो डर आपके मुंह को बंद कर देता है। डर के ही कारण लोग जीवन का आनंद नहीं ले पाते। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो उन्हें हासिल करना चाहिए। सबसे पहले यह जानना होगा कि कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ जन्म नहीं लेता। जिन लोगों के पास आत्मविश्वास प्रचुर मात्रा में होता है, यह कहीं भी बेफिक्र होकर आते जाते हैं और उन्हें भी यह आत्मविश्वास धीरे धीरे ही हासिल किया है और इसे आप भी हासिल कर सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि इसके सभी नए रिक्रूटों को तैरना आना चाहिए, जिससे वह किसी डूबते व्यक्ति को बचा सके और खुद की सुरक्षा कर सके। उनको सिखाने के लिए क्लासेज लगाई गई। लेखक ने वहां देखा कि अच्छे, मजबूत व बड़े जवान भी पानी में कूदने से डर रहे थे। इन लोगों को 6 फीट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदता था और पानी 8 फीट गहरा था और आसपास में विशेषज्ञ और तैराक खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था। फिर भी यह जवान पूरी तरह से डरे हुए थे। उनका डर वास्तविक था, लेकिन हार और डर के बीच में एक ही चीज थी और वह थी पानी में छलांग लगाना। ज्यादातर लोगों के पीछे से धक्का दिया गया
और परिणाम यह हुआ कि उनका पानी से डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर और बढ़ता है। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे वह डर छोटा हो चाहे वह डर बड़ा हो, अपने आप को संभाले और फिर इस सवाल का जवाब ढूंढे कि किस तरह से मैं अपने डर को जीत सकता हूं, और अपने डर का कारण खोजे और फिर उचित कदम उठाए। याद रखें, काम टालने से आपका डर बढ़ता है, कम नहीं होता। इसलिए देर ना करें बल्कि तत्काल काम में जुट जाए। आत्मविश्वास के अभाव के कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते रहते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप अपने यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में क्या जानता हूं, और आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। 2 उपाय से आप अपनी यादों के बैंक का सही उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। 1. अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। याद रखें, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय और मुश्किल घटनाएं होती है, लेकिन घटनाओं के प्रति सफल और असफल दोनों लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगाकर रखते हैं और उस घटना को बार बार याद करते हैं ताकि वह अपनी यादों में अच्छी तरह जमा हो जाए और फिर वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते। रात को भी वह जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, उस दिन में भी कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं और सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। हमेशा सुखद और सकारात्मक घटना ही याद रखें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूं की भावना जागृत होती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका सबसे बढ़िया तरीका यह है, रात को सोने जाने से पहले यादों के बैंक में अच्छे विचार को डालें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीजों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, और अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां और सफलताओं को याद करें। 2. अपनी यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार निकालें। आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दें। इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाए आपको नष्ट कर दें। आप उन्हें राक्षस बनने ही ना दे, पहले ही नष्ट कर दे। अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम उसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह बड़ा राक्षस बनकर हमें और हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाई खड़ी कर देगा। अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचार निकालना बंद कर दें। नकारात्मक विचार हमारे मनचाही चीजों के खिलाफ होते हैं, इसलिए उन्हें याद नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 तरीके। 1. हमेशा आगे की बेंच पर बैठे। आगे बैठने से आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अभ्यास करें। आगे से आप यह नियम बना लें कि आप जितना ज्यादा आगे बैठ सकते हैं उतना आगे बैठे। यह बात तो पक्की है कि आगे बैठने से आप नजरों में रहते हैं, लेकिन याद रखें, सफलता के लिए लोगों के नजरों में रहना बहुत जरूरी है। 2. नजरें मिलाकर बात करने का अभ्यास करें। जब आप नजरें मिलाने से बचते हैं तो आप सामने वाले पर अच्छी छाप नहीं छोड़ पाते। आप कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। इस डर को जीतने का एक ही तरीका है, आप सामने वाले से नजरें मिलाकर बात करें। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं सच्चा हूं, और जो मैं कह रहा हूं मैं उसमें पूरी तरह से यकीन करता हूं। मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करें। इससे अपने आप में आत्मविश्वास आ जाएगा, बल्कि सामने वाला भी आप पर विश्वास करने लगेगा। 3. 25% तेज चले। आप देखेंगे कि शरीर की क्रिया मानसिक क्रिया का परिणाम है। जो व्यक्ति हारा हुआ या चोट खाया हुआ होता है वो हमेशा मरा मरा चलता है या सुस्त रहता है, उसमें आत्मविश्वास नहीं रहता है या जीरो होता है। दूसरे औसत लोग औसत चाल चलते हैं और इनके चेहरे पर लिखा होता है, मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं है, या खुद पर कम विश्वास होता है। तीसरे प्रकार के लोगों में प्रबल आत्मविश्वास होता है। यह आम लोगों से तेज चलते हैं
इनकी चाल में फुर्ती होती है। इनकी चाल दुनिया को बताती है कि यह किसी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपने कंधों को सीधा रखें, सर को ऊपर रखते हुए 25% तेज चले। आप पाएंगे कि अब आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है। 4. बोलने की आदत डालें। बहुत से समझदार लोग चर्चाओं में भाग नहीं लेते। चर्चा के दौरान उनका मुंह नहीं खुलता। ऐसा नहीं है कि उनके पास बाकी लोगों जितने अच्छे विचार नहीं या वह बोल नहीं सकते। इसका एक ही कारण होता है, उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। इसलिए हर जगह, हर समूह में जहां जरूरत हो बोलने की, वहां जरूर बोले, चुप ना रहे। बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. बड़ी मुस्कुराहट दे। ज्यादातर लोगों का कहना है कि मुस्कुराहट से उन्हें सच्ची ताकत मिलती है। मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने के लिए एक बहुत ही अच्छी दवा है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात में इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि जब वह डरे हुए होते हैं तो मुस्कुराने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आप किसी को बड़ी सी या सच्ची मुस्कुराहट दे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है कि डर स्वाभाविक और वास्तविक होता है, लेकिन काम करने से डर दूर होता है और संकोच करने से या काम टालने से डर बढ़ता है और आत्मविश्वास घटता है। अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार डालें और सकारात्मक ही निकालें, और नकारात्मक विचारों को बार बार रिपीट ना करते रहें। उन्हें राक्षस बनने से पहले ही खत्म कर दें। अपने हर काम से यह झलकने दे कि आप में बहुत आत्मविश्वास है, और वही काम करें जो आपकी अंतरात्मा को अच्छा लगे। लोगों को सही पहलू से देखें, सभी लोग एक जैसे होते हैं। चैप्टर 4. बड़ा कैसे सोचे। अगर आप सचमुच ही बड़ा सोचते हैं तो आपके सामने बहुत कम प्रतियोगिता और आपके लिए एक बहुत बड़े करियर का रास्ता खुला हुआ है। सफलता के मामले में लोगों को इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापा जाता, नहीं उन्हें नॉलेज, डिग्री या पारिवारिक पृष्ठभूमि के पैमाने में नापा जाता है। उन्हें तो उनकी सोच के आधार पर नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं, यही आपकी उपलब्धि के आकार को तय करता है। कभी आपने खुद से यह पूछकर देखा कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है, यानी खुद को सस्ते में बेचने की कमजोरी। बड़े चिंतन की शब्दावली को विकसित करने के 4 तरीके। 1. भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों और वाक्य का प्रयोग करें। जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो जवाब में आप हमेशा यह कहें, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप कैसे हैं? या कहें बेहतरीन, शानदार। हर मौके पर कहें आप बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और आप सचमुच ही बढ़िया महसूस करने लगेंगे। 2. दूसरे लोगों का वर्णन करते समय चमकीले और खुशनुमा सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। आप यह नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों और सहयोगियों के लिए बड़े सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करेंगे। जब आप किसी के साथ किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसकी बड़े शब्दों में प्रशंसा करें, वह बहुत बढ़िया आदमी है। इस बात का ध्यान रखें कि आप उसकी बुराई ना करें। 3. दूसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वाले लोगों की हर रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो तारीफ सफलता का औजार बन जाती है। 4. दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं कि मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं, हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो आपके दिमाग में आशा जाग जाती है। परंतु जब इस तरह की कोई बात सुनते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या ना करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल या बोरिंग हो जाती है। जीत का वादा करें और आपको समर्थन हासिल हो जाएगा, महल बनाए, कब्र ना खोदे। बहुत से लोग अपनी उपलब्धियां की राह में छोटी घटिया बेहतरीन चीजों को बड़ा बना लेते हैं। इन्हें हम 4 उदाहरण से समझते हैं। 1. अच्छे भाषण के लिए क्या जरूरी होता है? हर व्यक्ति चाहता है कि वह सबके सामने बढ़िया बोले, परंतु ज्यादातर लोगों की चाहत पूरी नहीं होती। ज्यादातर लोग घटिया वक्ता होते हैं। इसका सीधा सा कारण है कि ज्यादातर लोग बोलते समय बड़ी महत्वपूर्ण बातों के बजाय छोटी घटिया बातों पर ध्यान देते हैं। चर्चा की तैयारी करते समय ज्यादातर लोग खुद को मानसिक निर्देश देते हैं। मुझे सीधे खड़े रहना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, अपने हाथों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनता को यह पता ना चल जाए कि आप नोटिस की मदद ले रहे हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आपकी टाई सीधी है या नहीं। जोर से बोले पर ज्यादा जोर से नहीं,
इत्यादि। जब वक्ता बोलने के लिए खड़ा होता है तो वह डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक सूची बना ली है उसे क्या नहीं करना है, और वह फ्लॉप हो जाता है। अच्छा वक्ता इस बात से नहीं बनता कि वह सीधा खड़ा है या उसकी टाई सीधी है या नहीं है। अच्छा वक्ता इस बात से होता है कि जनता तक अपनी बात अच्छी तरह से पहुंचा पाता है या नहीं। 2. झगड़े की वजह क्या होती है? कभी आपने खुद से सवाल किया कि आखिर झगड़े की वजह क्या होती है? 99% मामलों में झगड़ा छोटी छोटी महत्वहीन बातों से शुरू होते हैं। उदाहरण से समझते हैं। जॉन थोड़ा थका हुआ सा तनाव से घर लौटता है। डिनर में उसको मजा नहीं आता है। वह अपनी वाइफ से शिकायत करने लगता है। उनकी पत्नी का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा, इसलिए वह आत्मरक्षा में कह देती है, इस बजट में इससे ज्यादा अच्छा खाना नहीं बन सकता। या अगर हमारे पास बाकी सब की तरह नया गैस स्टोव होता तो मैं इससे बेहतर खाना बना सकती थी। इससे जॉन का ईगो आहट हो गया और बदले में जॉन अपनी वाइफ पर हमला कर देता है। और जॉन बोलता है, देखो सवाल पैसे की कमी का नहीं है, सवाल इस बात का है कि तुम्हें घर चलाना ही नहीं आता। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तब तक शांति स्थापित होती है। तब तक दोनों पक्ष एक दूसरे के माँ बाप से शादी से पहले की बातें, शादी के बाद के वादे और इसी तरह से दूसरे मामलों को बीच में लाया जाता है। और फिर कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आकर दोनों का नुकसान करके समाधान करता है। यहाँ पर झगड़ा बहुत छोटी सी बात को लेकर हुआ और कितना बड़ा हो गया। अगर आप झगड़ों से बचना चाहते हैं तो किसी की शिकायत करने से पहले, किसी पर आरोप लगाने से पहले, उसे डांटने से पहले, उस पर हमला करने से पहले खुद से एक सवाल पूछे, क्या यह वास्तव में महत्वपूर्ण है? ज्यादातर मामला महत्वपूर्ण होता ही नहीं है और आप झगड़ा करने से बच जाते हैं। 3. जॉन को सबसे छोटा ऑफिस मिला और वह बर्बाद हो गया। यहां हम एक उदाहरण से समझते हैं। जॉन एक कंपनी में काम करता था और कंपनी में एक बार नए कमरों का बंटवारा हुआ तो एक एग्जीक्यूटिव को कमरे बांटने का काम सौंपा गया। उसने जॉन को एक कमरा दे दिया और वह कमरा छोटा था। जॉन को कमरा छोटा मिलने के कारण जॉन गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया और कंपनी तक छोड़ दी। जॉन को यह पता नहीं था कि कंपनी बहुत तेजी से विकास कर रही है और ऑफिस में जगह की कमी होने के कारण उन्हें यह छोटा रूम दिया गया है। और जो कमरा बांट रहा था उसको तो यह पता भी नहीं था कि कमरा छोटा है या बड़ा है। शिवाय जॉन के कंपनी में किसी भी व्यक्ति को कमरों को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगा कि अगर मुझे छोटा रूम मिल गया तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। पर जॉन को ऐसा लगा, इस कारण जॉन ने नौकरी छोड़ दी। हमें यहाँ यह सीख मिलती है कि महत्वहीन बातों से या छोटी सोच से आप दुखी हो सकते हैं या बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचे और इन छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दे। इस चैप्टर से हमें यह सीख मिलती है, अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचे, खुद को कभी भी कमजोर ना समझे, अपनी योग्यता पर ध्यान दें। हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे विजय, आशा, सुख, आनंद के भाव निकलते हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे असफलता, हार व दुख के भाव निकलते हो। छोटी छोटी बातों से ऊपर उठे, अपने ध्यान को बड़े लक्ष्य पर लगाए। छोटे मामलों में उलझने के बजाय खुद से पूछे, क्या यह सचमुच जरूरी है? थैंक यू दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको यह बुक चाहिए तो बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस बुक को पूरा पढ़कर या सुनकर अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप कभी भी दुखी, परेशान या असफल नहीं हो सकते। इसलिए बुक का दूसरा एपिसोड देखना ना भूले। मिलते हैं अगले मंडे को इस बुक के दूसरे एपिसोड के साथ।